everyone, how are you? This is Shanvi and I welcome you to all in concept classes. आज एक हम कर्वेचर पढ़ रहे थे, उसी में एक आगे नया पॉइंट लेके आए। क्या है? एक थ्योरम है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दोनों प्रूफ कराएंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको पेपर में डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें। अगर आपने कर्वेचर नहीं देखा है तो उसे देख ले प्लीज़, क्योंकि अगर कर्वेचर समझ नहीं आएगा तो उसके आगे का तो कुछ समझ में नहीं ही आएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उस लेक्चर को देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इस लेक्चर की PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसे भी ले सकते हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट प्रूफ करना है तो हमने पिछले रिजल्ट्स भी कुछ प्रूफ किए थे। तो वो क्या क्या थे? देखिए, ये क्या होता है? दिस इज योर कप्पा। कप्पा को क्या क्या प्रूफ किया था हमने? d थीटा बाय ds प्रूफ किया था। ये क्या था? ये स्केलर था, याद है? ये स्केलर में था। फिर कप्पा को क्या प्रूफ किया था? d t यूनिट वेक्टर बाय ds। ये क्या थी? वेक्टर थी। क्लियर हो रहा है? और क्या प्रूफ किया था हमने कप्पा को? और हमने प्रूफ किया था r डबल डैश। इसे कैसे प्रूफ किया था? देखिए, ये तो यहीं से दिख रहा है। dt बाई ds को क्या लिख सकते हैं? जैसे t यूनिट वेक्टर क्या होता है? r डैश। यहाँ क्या किया गया है? dt बाई ds। तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया, इट मींस dt बाई ds s के रिस्पेक्ट में। तो इसे भी जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? r डैश। और ये वैल्यू क्या है? कप्पा के इक्वल है। क्लियर? तो इससे हमने क्या प्रूफ किया था? r डबल डैश। क्लियर? आज कप्पा को ही हम एक और प्रूफ करना है, एक और कप्पा के लिए ही रिजल्ट प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिए। ठीक, जो जो आपको पता है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? टी क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ठीक, ये किसके इक्वल होता है? आर डैश के। ठीक, अगर ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर है। देखिए, ये यूनिट वेक्टर है तो ये भी यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है, इट मींस इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा किसके? 1 के। क्लियर? किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब दो वेक्टर, अगर मैं किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने बोलूंगी आपको, तो आप क्या करेंगे? एक वेक्टर लेंगे, राइट, दूसरे वेक्टर लेंगे एंड उन दोनों के बीच का एंगल लेंगे। यही करते हैं। अगर मान लीजिए ये अभी क्या थे? दो अलग अलग वेक्टर्स थे ना। अगर यहाँ पर ये आपको एक ही वेक्टर ले ले, मान ले ए वेक्टर, उसी का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर दे, तो क्या होगा? इसका ए वेक्टर, फिर ये ए वेक्टर, ये क्या है? बस ये मैग्नीट्यूड्स हैं, है ना? मैग्नीट्यूड्स और कॉस थीटा। देखिए, जब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी खुद से इटसेल्फ से हो रहा है, इट मींस उन दोनों के बीच तो कोई एंगल ही नहीं होगा। जब एंगल नहीं होगा तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। इट मींस आपको क्या मिल जाएगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बस। क्योंकि ये तो 1 हो चुका है, तो आपको क्या मिल गया? ये मिल गया इसके लिए। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है। अगर आप ये वाला केस ले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r डैश, ये देखिए ये वेक्टर है, ठीक, इक्वल्स टू 1। अगर इसका स्क्वायर कर दें लाइक दिस, दोनों तरफ करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं आप इसे? यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट वेक्टर r इक्वल्स टू 1। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे किया हमने ये? अब देखिए ध्यान से, इतना हो गया। अब क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए विद, ये डैश है, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू s। s से क्यों करेंगे? देखिए, ये डैश में अगर आई है वैल्यू, इट मींस इसमें s का ही टर्म है, तभी तो s से ही डिफरेंशिएट हुआ है। अगर हम किसी और से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया? s से डिफरेंशिएट किया, तो क्या मिलेगा हमें? देखिए, पहले तो वेक्टर r डैश डॉट वेक्टर r डैश, वेक्टर्स हैं ये, ठीक, ds प्लस ये दूसरे वाले के लिए वेक्टर r डॉट dr वेक्टर बाय ds इक्वल्स टू 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। क्लियर? ये देखिए दोनों एक ही हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ वेक्टर r डैश, ये सब डैश है, ठीक, डॉट
डी आर वेक्टर डैश बाय डी एस इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये 2 क्या होगा, यहाँ जाके पूरी क्वांटिटी 2 वैल्यू 0 हो जाएगी। इससे हमें क्या मिल जाएगा ये, अब देखिए ये तो वेक्टर आर हो गया डैश डॉट, देखिए आर डैश का एक और बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो क्या मिल जाएगा हमें, आर डबल डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर? इतना समझ में आया? अभी बस इसको देखिए, इसी से सब चीज आपको समझनी है। आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन याद है? जब मैंने आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन प्रूव कराया था, क्या बताया था, आर माइनस आर होता है आर डैश आर डबल डैश इक्वल्स टू क्या होता है, ये 0 के। देखिए यहाँ डॉट भी लिख सकते हैं। देखिए ये नहीं होता है कि आर डैश की वैल्यू आर डॉट के इक्वल हो जाती है, नो, दिस इज नॉट द रीजन कि आप यहाँ पर ही आर डॉट लिख दें। तो क्या होता है, हम आर डैश को आर डॉट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया था क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं था, अगर मुझे लगेगा तो मैं प्रूफ करा दूंगी। यहाँ पर ही आप डॉट और डबल डॉट भी लिख देंगे तब भी कुछ गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या कहता है कि ये जो तीनों वेक्टर होंगे ना, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर। अब ध्यान से देखिए, अगर इस बोर्ड को आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन मान लें, बोर्ड मतलब ये देखिए ऐसा कोई बोर्ड है, ये इसे आपने क्या कहा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन जब मैं आपको रेक्टिफाइंग प्लेन के साथ पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था ऑस्कुलेटिंग प्लेन हम किसी भी प्लेन को तब कहेंगे जब उसमें एक तो उसके अंदर क्या हो, प्रिंसिपल नॉर्मल, दूसरी उसके अंदर क्या हो, टेंजेंट भी हो। क्लियर? वो यहाँ से जा रही हो या फिर यही 2 लाइन हो, ठीक, तब भी ये क्या होगा, मान लीजिए ये क्या थी आपकी नॉर्मल, प्रिंसिपल, एंड दिस वन इज योर टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में इन दोनों का होना बहुत ही ज्यादा मस्ट होता है। ठीक, अभी मैंने आपको यहाँ से देखिए क्या बताया कि जो टी यूनिट वेक्टर होता है वो आर डैश के इक्वल होता है। इट मीन्स ये वाला वेक्टर जो होगा वो आर डैश के भी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? ये टी यूनिट वेक्टर जब आर डैश के इक्वल है, इट मीन्स ये जो आर डैश, इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिए इधर, अगर ये आर वेक्टर यहाँ देखिए, अब इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर ये 2 वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का हम क्या कर रहे हैं, आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम आर डैश का डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर डबल डैश के साथ, तो इसका क्या मिलेगा हमें, आर डैश का मैग्नीट्यूड आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा मिलता है। अब देखिए यहाँ से तो इसने राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 0। इट मीन्स ये वैल्यू 0 है, वेक्टर्स तो 0 होंगे नहीं, तो हमारा 0 क्या होगा, ये कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 कब होगा, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। मीन्स जब आपको थीटा मिल जाएगा 90 डिग्री तो कॉस 90 की वैल्यू 0। इट मीन्स ये जो दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री, इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या हुए, आपस में परपेंडिकुलर हो गए। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स आर डैश और आर डबल डैश आपस में परपेंडिकुलर हो गए। या आर डैश को और क्या लिख सकते हैं हम, टी यूनिट वेक्टर, या टी यूनिट वेक्टर और आर डबल डैश आपस में परपेंडिकुलर हो गए। समझ में आया? कोई डाउट नहीं? इतना क्या किया हमने, देखिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन में हमें क्या चाहिए थी, नॉर्मल चाहिए थी और टेंजेंट चाहिए थी। तो ये दोनों तो मिल गई हमें, तभी हम उसे क्या कहेंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहेंगे। ध्यान से देखिए, अब ये दोनों वेक्टर्स भी क्या थी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर ही हैं। देखिए यहाँ से मिल रही है ना हमें कि ये दोनों वेक्टर्स भी क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर है। अगर आर डैश अलोंग है टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर के, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम इसे आर डैश भी कह सकते हैं। जब इसे आर डैश कह सकते हैं तो आर डैश और इसके बीच में एंगल 0, एंगल 0 इट मीन्स थीटा क्या है, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मतलब ये जो आर डैश है ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है आर डबल डैश। यही मतलब हुआ, आर डबल डैश परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज भी दिख रही होगी कि ये क्या है, यूनिट और प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल है। पैरेलल भी हो सकती है, ये इसके साथ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हमें तो नहीं पता कि कहाँ पर ही है। तो क्या कह रहे हैं, क्या ये इसके पैरेलल भी हो सकती है और ये इसके साथ भी हो सकती है, मतलब इसी पे भी हो सकती है। इट मीन्स क्या कि ये जो है वेक्टर आर डबल डैश, ये क्या है वेक्टर, उसके लिए इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, कप्पा जो है वो आर डैश के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यही मतलब है ना,
डैश के मैग्नीट्यूड के इक्वल है कप्पा। कप्पा के साथ जो उसके यूनिट वेक्टर है वो क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल। समझ में आ रहा है? आर वेक्टर के साथ जो उसका यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एन वेक्टर है। क्लियर? अब इससे हमें कंक्लूड क्या करना होता है, ध्यान से देखिए इधर। जब हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये खुद वो वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, यही लिखते हैं। हमारे पास वेक्टर क्या है, आर डबल डैश, इसी के रिस्पेक्ट में हम सब बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, आर डबल डैश है वेक्टर, किसकी जगह, ए वेक्टर की जगह। क्लियर? मैग्नीट्यूड क्या है इस वेक्टर का, आर डबल डैश, है ना। और आर डबल डैश यहाँ से क्या है, कप्पा, तो ये क्या मिल गया हमें, कप्पा। और यूनिट वेक्टर क्या है आर डबल डैश का, ये है आपका एन यूनिट वेक्टर। क्लियर? यहाँ से आपको कप्पा क्या मिल जाएगा, देखिए, सो आर डबल डैश इक्वल्स टू कप्पा एंड एन यूनिट वेक्टर। समझ में आया? क्या मिल गया आपको, आर डबल डैश इक्वल्स टू कप्पा एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ और यहाँ से ये क्या कैसे हुआ, क्यों, देखिए ध्यान से सुनिए। हमने क्या लिया, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में नॉर्मल लाइन के रेफरेंस में जब ये निकाला तब हमें क्या मिला, जो आर डबल डैश होता है वो ये क्या है, के एक स्केलर है, तो के स्केलर और एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर यहाँ से मैंने अभी आपको सिखाया प्रिंसिपल नॉर्मल के। देखिए क्या हुआ ना, ये जब आर डॉट और आर डबल डॉट आपस में जब भी कोई दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के साथ आपस में जीरो एंगल बनाते हैं, मतलब जीरो देते हैं, तो इट मीन्स उनके बीच का एंगल क्या बन रहा होता है, 90 डिग्री बन रहा होता है। एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है, इट मीन्स वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन में क्या होता है कि जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर क्या होती है, प्रिंसिपल नॉर्मल। जब उसके परपेंडिकुलर प्रिंसिपल नॉर्मल होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रिंसिपल नॉर्मल है ये आर डबल डैश ही होगी, क्योंकि आर डैश तो टेंजेंट के इक्वल है, मीन्स आर डबल डैश क्या हुई, प्रिंसिपल नॉर्मल। तो प्रिंसिपल नॉर्मल हुई तो हम किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, अभी हम प्रिंसिपल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल नॉर्मल का रेफरेंस लिया हमने, तो एन यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, वो वेक्टर एंड उसके अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे आया, यहाँ से आया। क्लियर? तो ये एक और रिजल्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। समझ में आ गया? अब थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये रिजल्ट वहाँ पर ही यूज होना है, इसलिए मैंने आपको सिखाया, आप इसे याद भी रखिएगा। नोट्स की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप सिर्फ लेक्चर देखते चलिए। ठीक, तो हम थ्योरम देखते हैं जल्दी से। नाउ सी दिस इज आवर थ्योरम। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन इज दैट द कर्वेचर के और कप्पा इक्वल्स टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। मतलब कि अगर हमें कप्पा 0 दिया है तो क्या होगा, उसका कर्व क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो उसका कप्पा या कर्वेचर क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। देखिए कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर कर्व के अंदर का ही तो चीज़ कर्वेचर होती है। तो अगर आपने उसको स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये सिर्फ एक लॉजिकल थिंकिंग है, जब आप ऑप्शनल सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो अगर आपने उसे स्ट्रेट लाइन बना दिया है तो कर्वेचर कहाँ से कुछ आएगा, कर्वेचर तो 0 ही होना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? देखिए ये सब प्रूफ ना सब्जेक्टिव पेपर के लिए होते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शनल कर रहे हैं तो आपको उसमें टाइम नहीं देना होता है कि आप इसे प्रूफ करें या देखें होगा कि नहीं। इसमें सीधा कह रहा है कि कर्वेचर है कब, स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे कर्वेचर बनेगा नहीं तो कप्पा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ये कंडीशन दोनों तरफ से अप्लाई होगी। मतलब अगर हम कप्पा 0 करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन लेंगे तो कप्पा 0 मिलेगी। ये होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मतलब नेसेसरी भी यही कंडीशन है और सफिशिएंट भी है ये कंडीशन प्रूफ करने की। ठीक, क्लियर? तो प्रूफ करें जल्दी से, देखिए ध्यान से। पहले हम क्या ले लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो हम उसे क्या प्रूफ करेंगे, कप्पा को या कर्वेचर को 0 प्रूफ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन क्या मान लीजिए आपके पास, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस स्केलर बी वेक्टर। अच्छा, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है। मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है लाइन की इक्वेशन, एक बार और देख लीजिए। देखिए अगर आपको इस लाइन की क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसी लाइन पे एक पॉइंट लीजिए, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। क्लियर? मान लीजिए पोजीशन वेक्टर हो गया ए वेक्टर।
इसी के अलोंग क्या लीजिए, या इसी के पैरेलल लीजिए एक वेक्टर। मान लीजिए ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर। क्या है ये, इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर। क्यों लिया हमने, देखिए इसकी तो इक्वेशन ही फाइंड करनी है हमें। ये क्या हो गया, एक जनरल हो गया, जनरल पॉइंट हो गया इसका। ये ए वेक्टर क्या है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। लैम्डा क्या है, स्केलर है। वेक्टर भी क्या है ये, क्योंकि देखिए जब दो वेक्टर्स होते हैं ना तो इनके बीच में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये वेक्टर आर है तो हम वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल ही है तो कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही हुआ होगा उस वेक्टर्स में। तो ये लिख सकते हैं हम, ये आर वेक्टर क्या है, इस लाइन की क्या है इक्वेशन। लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं आर वेक्टर, तो हम ये आर वेक्टर की जगह क्या पुट कर देते हैं, लैम्डा वेक्टर बी पुट कर देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये हो गई लाइन की इक्वेशन। अब क्या कह रहा है कि हमें कप्पा इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। कप्पा इक्वल्स टू 0 मींस कर्वेचर इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब कर्वेचर होता है ना, मान लीजिए ये क्या है आपका कर्व है, ठीक, ये कर्व है। तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर क्या लिया, टेंजेंट ले लिया, यहाँ पर टेंजेंट लेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ठीक, यहाँ पर टेंजेंट लिया फिर ये ऐसे, यहाँ पर टेंजेंट लिया तो ये ऐसे, ठीक। ये सब क्या है, टेंजेंट्स है। इसमें आप एक चीज गौर कीजिए कि इन सब टेंजेंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देख रहे हैं ना, इन सब टेंजेंट्स की क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन हमने क्या लिया, स्ट्रेट लाइन है। कर्व को क्या लिया, स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, इस पे आप क्या कीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि इस पे आप टेंजेंट खींच दीजिए। तो इस पे हमने क्या किया, ऐसे टेंजेंट खींच दिया। लेकिन ये टेंजेंट क्या है, वो लाइन खुद ही है ना। अगर यहाँ पर ही कोई पॉइंट ले ले, अब यहाँ से टेंजेंट बना दे तो भी ये टेंजेंट क्या है, वही खुद लाइन है। मतलब आप इस लाइन में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे वो वही लाइन होगी, समझ रहे हैं। और एक चीज देखिए यहाँ कॉमन क्या है, ये जो सारी लाइंस या जो भी टेंजेंट हम बना रहे हैं वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। एंड बी क्या है यहाँ पर ही, यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन। क्यों, जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, तो हमने क्या ले लिया, इसी को यूनिट वेक्टर ले लिया। क्यों, क्योंकि देखिए हर पॉइंट पे हर टेंजेंट के साथ यही लाइन बना रही है ना। यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही सबके साथ चेंज होगी, सबकी डायरेक्शन चेंज हो रही, सबके वेक्टर्स चेंज होंगी। इसमें तो वेक्टर चेंज ही नहीं हो रहा है, इसमें तो वही वेक्टर है, इसलिए हमने क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, अगर ये हो गई यूनिट वेक्टर, जब आप टेंजेंट की बात करते हैं ना, जैसे आपने लिखा टी यूनिट वेक्टर, इसे क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, यही लिखते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन। अब ध्यान से सुनिए, ये कर्व के लिए है, ये लाइन के लिए है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। कैसे, देखिए टी जो है, टी यूनिट वेक्टर, वो इक्वल हो जाएगी बी यूनिट वेक्टर के। देखिए ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब ध्यान से देखिए एक चीज और, ये जो बी वेक्टर मिला ये टेंजेंट के अलोंग मिल रहा है ना। ये इस लाइन में जो टेंजेंट हमने बनाया उसके अलोंग हमें ये यूनिट वेक्टर मिला। यहाँ क्या होता है, हमने कर्व बनाया, हम कर्व पे टेंजेंट बनाते हैं, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो ये भी क्या है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, ये भी क्या है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है। इसलिए क्या हुआ, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स आपस में इक्वल, यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड से इक्वल। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, ये जब ये इस पॉइंट से टेंजेंट बनाया तब भी ये लाइन थी, इस पॉइंट से बनाया तब भी ये लाइन थी, डायरेक्शन चेंज भी हो जाएगी तब भी ये लाइन रहेगी। देखिए क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है ना, लेकिन पैरेलल वो तब भी रहती हैं, तब भी ये वेक्टर थी। जब इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लिया तब भी ये वेक्टर थी। समझ में आ रहा है, इट मींस ये जो वेक्टर है, वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर बी, ये क्या प्ले कर रहा है, एज अ कांस्टेंट प्ले कर रहा है। समझ में आया, ये क्या प्ले कर रहा है, एज अ कांस्टेंट, वो किसी भी केस में चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस टेंजेंट के लिए यूनिट वेक्टर बदल जाएगी, इस टेंजेंट के लिए डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर नहीं डायरेक्शन बदल जाएगी। देखिए जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदलती है तब भी वेक्टर बदलता है। समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, याद रखिएगा। जब ये टेंजेंट बदली तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई, यहाँ पर ही हमने टेंजेंट ली तो उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई। देख रहे हैं सबकी डायरेक्शन बदल रही है,
यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? इट मीन्स हम वेक्टर बी को क्या ले सकते हैं, एज अ कांस्टेंट। समझ में आ गया? कांस्टेंट क्यों लिया हमने, क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब ये हो गया कांस्टेंट, अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो गया तो अब देखिए टी यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर डैश इक्वल्स टू बी। ठीक, अब इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा, डी आर डैश बाय डी एस। एस के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डैश है, इट मीन्स एस के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होके आ रहा है, तो हम आगे भी इसे एस के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। जब ये कांस्टेंट है बी यूनिट वेक्टर, ये सब वेक्टर्स हैं, ठीक, ये सब वेक्टर्स हैं, तो ये क्या दे देगा हमें, जीरो। कांस्टेंट है, जीरो मिल गया। जब जीरो मिल गया तो देखिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया इतना? आर डबल डैश जीरो कैसे हुआ, ये बी यूनिट वेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये कांस्टेंट ही थी उस सारे टेंजेंट्स के साथ, तो जब हमने इनका डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिल गया, आर डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। और जो हमने पिछले केस में प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, आर डबल डैश इक्वल्स टू के एन यूनिट वेक्टर, प्रिंसिपल नॉर्मल था ये। तो आर डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इट मीन्स अब कप्पा क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? अगर हम स्ट्रेट लाइन लेंगे तो हमें कप्पा क्या मिलेगा या कर्वेचर क्या मिलेगा, जीरो। समझ में आ गया? अब इसका क्या लेंगे, जस्ट अपोजिट, इसमें कप्पा इक्वल्स टू जीरो होगा और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए उसका कर्वेचर क्या आया है, जीरो आया है। क्लियर? केस क्या मिलता है हमें, केस 2 मिलता है। केस 2 में क्या है, वो कह रहा है कि आपको कप्पा इक्वल्स टू जीरो दिया गया है। अब आप क्या प्रूफ करेंगे, आपको प्रूफ करना है कि जो वो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए कप्पा इक्वल्स टू जीरो मीन्स अगर हम कप्पा एन इक्वल्स टू आर डबल डैश इसके थ्रू बात करें तो कप्पा अगर जीरो है इट मीन्स आर डबल डैश हमारे पास जीरो आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत ईजी है। अगर कप्पा इक्वल्स टू जीरो है तो आर डबल डैश इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर ये जीरो है, अब ध्यान से देखिए, आर डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, अगर आर, देखिए सुनिए, ध्यान सुनिए, आर को जब डबल बार हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो हमें जीरो मिल गया। इट मीन्स इससे पहले जब आर डैश था, आर डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, आर डबल डैश मिलेगा। तो जब आर डैश को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें आर डैश मिला, और जब आर एच एस को डिफरेंशिएट किया तो जीरो मिला। इट मीन्स आर डैश कुछ कांस्टेंट ही तो रहा होगा। क्लियर? ए ले बी ले जो भी मैंने आपका देखा कुछ कांस्टेंट ही रहा होगा। वेक्टर मान लीजिए, वेक्टर ही की रेफरेंस में बात कर रहे हैं। आर डैश को अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर डबल डैश, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, आर को डैश को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आर डबल डैश मिल जाएगा, बी डिफरेंशिएट होगा आपको जीरो मिल जाएगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वेक्टर। क्लियर? इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, बहुत ईजी केस है। अब क्या कीजिए, सिंपली आर दिया ही हुआ है आपको, आर डैश इक्वल्स टू वेक्टर बी, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेफिनेटली जब डिफरेंशिएट एस के रिस्पेक्ट में हुआ है तो इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, एस के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी आर डैश इंटीग्रेशन इक्वल्स टू बी वेक्टर, इसका क्या होगा, डी एस के लिए इंटीग्रेशन। क्यों ये डी एस के लिए क्यों और ये डी आर के लिए क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है, ये कांस्टेंट है, तो इसके जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो वैल्यू इधर आती है। क्लियर? इतना तो पता ही होगा आपको, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे जा नहीं रही। ये इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ वेक्टर आर, है ना। देखिए ये एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट होके आया है, तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, वापस से वही वेक्टर मिल जाएगा। इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट है इसलिए वेक्टर भी तो वैसे ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर ही कांस्टेंट वेक्टर भी वैसे ही मिल गया। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ही कांस्टेंट है तो हमें क्या मिल जाता है, एक एस मिल जाता है। ठीक, और क्या मिलता है, प्लस एक इसके साथ कांस्टेंट भी मिलता है ना। मान लीजिए जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे आपने यहाँ डिफरेंशिएट किया था तो ये क्या मिल गया था आपको, जीरो मिल गया था, लेकिन ये पहले तो कांस्टेंट था। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट, इसके लिए कि बाय चांस कोई कांस्टेंट रहा हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिख लेते हैं। मान लीजिए ये कांस्टेंट क्या हो गया, दिस वन इज योर कांस्टेंट। अब ये क्या दिख रहा है,
लाइन की इक्वेशन मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही पढ़ाया था ना। तो देखिए ये वेक्टर तो रेफरेंस वाला मिल गया, ये बी एस इसके इक्वल है, एस यहाँ क्या है स्केलर, जैसे लैम्डा यहाँ स्केलर था, ये वेक्टर क्या है ए, ये वेक्टर ए है। देखिए किसी किसी बुक में यहाँ दूसरे वेक्टर्स भी लिखे हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ ये क्या बता रहे हैं कि एक ये वेक्टर मिलेगा, एक ऐसे, एंड दिस वन इज योर रेफरेंस। ये क्या मिल गई आपको, लाइन की इक्वेशन। इट मीन्स जब कप्पा इक्वल्स टू 0 होगा तो आपको क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी, और जब आप लाइन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कप्पा इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ में आ गया। ये आज का हमारा लेक्चर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए छोटा सा भी है और बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा आपको एक बार में, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आई थिंक टॉर्शन पढ़ाऊंगी मैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, इसे भी अच्छे से देख लीजिए। और भी कुछ होगा इसमें तो मैं करा दूंगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, PDF लिंक ले लीजिएगा, ठीक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड गुड बाय।